संविधान का संक्षिप्त विवरण जो है पूरा शॉर्ट टाइटल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो आर्टिकल 393 में, किसमें था? 393। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जो पढ़ते हो ना, मतलब मुझे कुछ स्पेशल, मतलब जैसे कोई मैंने स्टेटमेंट ही पढ़ ली और मैंने स्टेटमेंट के 6 क्वेश्चन निकाल लिए, तो वो इनलाइटमेंट, कोई इनलाइटमेंट नहीं है, वो मोक्ष नहीं है, उससे अलग हट के भी मोक्ष है। मतलब और बहुत सारे क्वेश्चन भी हैं, पेपर उसी पैटर्न पर नहीं आएगा, कभी बदल जाएगा। ठीक है, तो एक ही चीज को मत पढ़ो। जैसे ना एग्जाम में मान लिया 100 क्वेश्चन आए और मेरे को 10 नहीं आते और 90 आते, तो 90 पे तो पास हो जाएगा, तो मैं 10 के पीछे क्यों भागूं? और समझा रहे स्टूडेंट क्या था, बोला 10 पढ़ रहा, बोला ये कहाँ से है, ये कहाँ से आया, इसको पढ़ो। और जीएस हमारा इतना वाइड सब्जेक्ट है ये कभी पूरा भी नहीं हो। आप 20 साल पढ़ लो, अभी जिसकी रैंक 18 आई थी, क्या नाम था? हाँ, तो उससे पूछा तो था कि कोई ऐसा कुछ बताओ जिससे जल्दी सिलेक्शन हो जाएगा। पूरा 5 साल लग गए, 5 साल लग गए थे सिलेक्शन लेने में, 5 साल। उस समय तो बीत जाता है। ये एग्जाम ही ऐसा, थोड़ा ये एग्जाम ऐसा ही है, इसमें इंटरव्यू देकर मैं सेटिस्फाइड नहीं हो सकता कि मैं इंटरव्यू देकर बैठ गया, अब इंटरव्यू फाइनल नहीं हुआ मेरा, फिर वापस फिर से देना। ऐसा ना कि जिसका इंटरव्यू होगा नेक्स्ट टाइम वो डायरेक्ट मेंस दे देगा, या जिसने 3 बार इंटरव्यू दे रखा है वो डायरेक्ट इंटरव्यू दे सकता है, ऐसा थोड़ी ना। ये तो वही है, फिर कारावास, वापस फिर वहीं से, पहले ऊपर फिर वापस नीचे। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने 5 अटेम्प्ट दिए, 6 दिए, 7 दिए और हर बार इंटरव्यू दिए। ठीक है, अब वो हमारा थोड़ा लगे कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या बन गए, IPS बन गए या सेकंड बन गए। ठीक है, जो पढ़ो अच्छा पढ़ो, बढ़िया, और उसे एनालिसिस करके पढ़ो कि मुझे उसके बारे में 4 शब्द बोलने आने चाहिए कि भारतीय न्यायपालिका में क्या क्या खामियां हैं वर्तमान समय में, तो मैं कम से कम 10 या 20 या 100 वर्ड उसके सामने बोल, या उसमें क्या और चीजें सही होनी चाहिए, न्यायपालिका इतनी खराब क्यों है, इसके कारण क्या है, कोज क्या है, सही होने के लिए क्या अप्रोच। अब आपको कहता है ना एग्जामिनर कि आप अपने शब्दों में लिखें, तो आप अपने शब्दों में नहीं, जो बुकों में सही लिखा गया वो लिखना है, ना कि अपने शब्दों में लिखना। ठीक है, क्लियर। और मोक्ष का मतलब यही है कि जो नोट्स हैं वही सही है, एग्जाम के अकॉर्डिंग सब चीज सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने बहुत अच्छी तैयारी करी, ऐसा होता है जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 60-40 का रेशो होता है। एक स्टूडेंट ने 40% पार्ट प्रिपेयर करा और एग्जाम उसी में से लग गया पूरे क्वेश्चन में, वो बढ़िया रहा, और मैं 60% तैयार करके गया पूरा और मेरा लगा। कई बार ऐसा भी होता है। मैंने एक जैसे ना एग्जाम के नजदीक आते आते आदमी थोड़ी तैयारी का करता है, समय देता, बोला यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पार्ट, सेलेक्टेड पार्ट कहते हैं उसमें, और उसने प्रीवियस पेपर के आधार पर अनटच एरिया को भी ऐड करने लगा। अनटच मतलब पहले बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते थे जहाँ से क्वेश्चन नहीं आता था, अब धीरे धीरे क्या हो, नए ट्रेंड में क्या क्वेश्चन आने लगे, और जब क्वेश्चन आने लगे तो उसने ट्रेंड देखा, उसके अकॉर्डिंग क्या करा, उसने तैयारी की। मेंस में कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, प्रीवियस पेपर के आधार पर ज़्यादा आता, लेकिन अब से 2 साल से पूरा चेंज कर दिया, बहुत सारी चीज़ें। आप लोग दिव्य कीर्ति सर को सुनते हो, डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति, वन ऑफ द बेस्ट टीचर है वो फिलहाल ऑनलाइन में, उनसे बढ़िया कोई नहीं है। हाँ नहीं बिल्कुल, मैं पढ़ा हूँ उनसे कुछ दिन के लिए। हम लोग हमारे टाइम में 2 सब्जेक्ट होते थे, एक ऑप्शनल होता था, ऑप्शनल में 2 होते थे, तो ये फिलोसफी और हिंदी पढ़ाते थे मुखर्जी नगर में, बिल्कुल कॉमन में। तो बड़ा बढ़िया तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं बहुत अच्छे से। तो क्लास कभी ले लिया करो, अच्छी रहती है, मोटिवेशन क्लास भी रहती है। ठीक है, चलो लास्ट क्लास में हमारा क्या था बेटे, सुप्रीम कोर्ट हो गया था, सुप्रीम कोर्ट तो हो गया ना, सुप्रीम कोर्ट तो क्लियर,
आर्टिकल बता दिए थे, आर्टिकल तो क्लियर हो गए थे सभी। 32 बता दिया था। आर्टिकल 32, 141, 32 बताया था। PIL आ सकते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, किसके द्वारा? बाई आर्टिकल 32। कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या हम PIL डाल सकते हैं? कोई भी शिक्षण संस्थान क्या PIL डाल सकता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पहले ये बताओ PIL होता क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। नहीं, ये तो इंग्लिश में हो गया फुल फॉर्म। इसका अर्थ क्या है? कोई भी पब्लिक इशू, कौन सा? जनहित में। बताओ ना वो कौन सा है? वो तो फंडामेंटल राइट में ही आ गया 21 में, कि मुझे जो है एक बिल्कुल बगैर होता है एक पीसफुल, उसी के लिए PIL डाल दिया। तो एक समूह पूरा जाएगा PIL के लिए। किस केस में नहीं डाल सकते PIL हम, ये बताओ। यस, पर्सनली डाल सकते हैं, आपके विरुद्ध डाल सकता हूं मैं। ये जो क्लास है ये मुझे बहुत तंग कर रही है, मुझे पढ़ाई दे रही, उससे उल्टे सीधे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो मैं क्या इनके खिलाफ PIL डाल दूँ? मकान मालिक डाल सकता है किराया डालने के PIL, ये भी जनहित है। मकान मालिक, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, आप मेरे खिलाफ ऐसा कुछ PIL नहीं, मतलब जनहित में हो, कोई ऐसा केस हो जनता के हित में हो, उसे PIL डाल सकते हैं बाई आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट और बाई आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट और लीगल राइट दोनों में जा सकती है आर्टिकल 226 के द्वारा, और आर्टिकल 32 के द्वारा सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग में ही जा सकती है। क्लियर? तो सुप्रीम कोर्ट का जज अपना इस्तीफा कब देगा? 62 साल या 65 एज? 65 एज, बस यही कंडीशन है। और उसे हटाया भी जा सकता है, मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी या दोनों। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है बाय मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, दुर्व्यवहार या असमर्थता या दोनों के आधार पर, या महाभियोग। महाभियोग तो प्रोसेस का नाम है, उसका प्रक्रिया तो है, लेकिन क्या महाभियोग शब्द का इस्तेमाल किया गया है? इम्पीचमेंट वर्ड का यूज, इम्पीचमेंट वर्ड का यूज सिर्फ आर्टिकल 61 में किसके लिए? प्रेसिडेंट के लिए यूज किया गया है, बाकी और किसी के लिए इम्पीचमेंट वर्ड का यूज नहीं किया गया। क्लियर? अब एक प्रश्न देता हूं, अभी बताओ प्रश्न, बताओ ना कि इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है, इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाता है? पहला ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा ऑप्शन गवर्नर ऑफ स्टेट, तीसरा ऑप्शन वाइस प्रेसिडेंट, और चौथा ऑप्शन चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। प्रश्न था
इनमें से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे हाई कोर्ट के जज की तरह ही हटाया जाता है? पहला ऑप्शन स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, दूसरा गवर्नर ऑफ स्टेट, तीसरा वाइस प्रेसिडेंट और चौथा चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। इलेक्शन कमीशन है या कमिश्नर है? इलेक्शन कमिश्नर बताया मैंने, कमीशन नहीं। किसे हटाया जा सकता है? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को या गवर्नर? गवर्नर तो प्रेसिडेंट के प्लेजर पर करता है, वहां तो कोई मतलब ही नहीं उठता। गवर्नर तो कभी नहीं हटा जाएगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल हो रहा है, एग्जामिनर के पूछने का तरीका भी है। अब देखो मैंने जो तुमसे क्वेश्चन पूछा वो पूछा मैंने यूपीएससी के या पीसीएस के ट्रेंड में, और जो अदर एग्जाम है उसने क्वेश्चन पूछेगा यही 392 वाला कि राष्ट्रपति कठिनाइयों को दूर कर सकता है कौन सा आर्टिकल है? पहला 72, दूसरा आर्टिकल 18। दोनों आपको आते हैं, 72 आता है, आर्टिकल 18 भी आता है, और तीसरा दिया आर्टिकल 111 और चौथा दिया 392। तो मुझे 3 आते हैं और 392 मुझे नहीं आता, तो इस आधार पर मैं कौन सा ऑप्शन लगाऊंगा? 392। ये अप्रोच भी है। और जो आप वाला एग्जाम है उसमें तो सारे देखा बोला सारे एक से लगे चाहिए। और सबसे बड़ी बात 1 2 3 4, 1 2 या 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3 4, ये ठीक है। चलो, तो इसमें जो आंसर था हमारा, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट करता है गवर्नर, लेकिन उसे उसी प्रोसेस से हटाया जाता है जिस तरीके से हाई कोर्ट के जज को, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को सेम प्रोसेस से हटाया जाता है। बाई स्पेशल मेजोरिटी या सिंपल मेजोरिटी? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जाता है बाई सिंपल मेजोरिटी या स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी है। सिंपल मेजोरिटी तो आप पास हो गए, और स्पेशल मेजोरिटी में फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। तो लिख लो इस पॉइंट को, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया था किसके द्वारा बेटे? स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा, बाय द स्पेशल मेजोरिटी। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। और हटाएगा कौन? जज को। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार किसको है? एक सेकंड में बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को है या संसद को है? पार्लियामेंट को है। कैसे? चलो मैं अभी एक पॉइंट बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का अधिकार संसद को है राष्ट्रपति की सिफारिश पर, या प्रेसिडेंट को है संसद की सिफारिश पर? देख लो बेटे, बिल्कुल देखो, ही कैन बी रिमूव्ड। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है द रिमूवल ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाया जा सकता है। वो सेम का, दोनों का सेम प्रोसेस, लेकिन राष्ट्रपति का अलग है। इसमें क्या है? इसमें जनरली बताया था, आता नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज हैं, कैसे हटाया जाता है? इसे हटाने के लिए प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में। अगर लोकसभा के मेंबर लाएंगे तो उनकी संख्या होगी 100,
100 मेंबर किसके पास जाएंगे? लोकसभा स्पीकर के पास। लोकसभा स्पीकर उसे एक्सेप्ट भी कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। अगर एक्सेप्ट कर लिया तो 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित करी, एक सुप्रीम कोर्ट का जज, एक हाई कोर्ट का जज और एक वो व्यक्ति जिसे कानून की स्पेशल नॉलेज हो। क्लियर? अब ये कमेटी जांच करेगी और ये जांच अगर सही पाई गई तो उस व्यक्ति को वो राष्ट्रपति से सिफारिश करेंगे इसे हटा दिया जाए। और ये सारी प्रक्रिया एक ही समय में होनी चाहिए। तो क्या किसी सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया गया है? नहीं हटाया गया। हाई कोर्ट के जज को हटाया गया था, जस्टिस दिनाकर जो थे वेस्ट बंगाल से। ईवी रामास्वामी के अगेंस्ट सबसे पहले लाया गया था ये, लेकिन उन्हें हटाया नहीं गया। अगर राज्यसभा के मेंबर लाते हैं तो 50 होंगे, फिर कौन है? राज्यसभा का सभापति उसे एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। फिर बिल्कुल सेम प्रक्रिया हुई। तो इसका कुछ ज्यादा प्रश्न नहीं आता। ठीक है, हाँ एक प्रश्न आता, वो इम्पोर्टेंट है, वही स्टेटमेंट वाला है। जैसे वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को सैलरी और पेंशन किससे मिलती है? भारत की संचित निधि से मिलती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। क्लियर? इसका उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? सैलरी 125 में क्या है? सैलरी। वो कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज को जो पेंशन मिलेगी लास्ट, वो उसकी सैलरी का कितना परसेंट मिलेगी और किस माह की सैलरी, कौन से महीने की सैलरी का कितना परसेंट प्राप्त करेगा वो पेंशन। बिल्कुल, वेरी गुड। तो उसका जो लास्ट मंथ की जो सैलरी है उसका क्या मिलेगा? 50% मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा उसका? 50%। तो जो उसे पेंशन मिलेगी वो किससे मिलेगी? बोले कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर किसका अधिकार होता है? किसके अंडर में ये फंड? पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट या गवर्नमेंट? संसद के अंडर में। किसके? संसद। ठीक है। अब ये सैलरी तो बताई थी मैंने कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश सैलरी कितनी मिलती है बेटा? उसे 2,80,000। और जो अदर है उन्हें कितना? 2,50,000। और लिख लो पेंशन लास्ट मंथ का 50%। जब वो रिटायर होगा उसका कितना परसेंट? 50% क्या मिलेगी उसे? पेंशन मिलेगी। एक मानव अधिकार आयोग ही बताया था, ह्यूमन राइट्स कमीशन जो होता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो था, इसका चेयरमैन कौन होता? मैं ऑप्शन देता हूं, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया एक व्यक्ति जिसे कानून की स्पेशल नॉलेज हो या भारत सरकार का लीगल एडवाइजर। सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज, सीजीआई या 33 में से, दोनों में से कोई भी, या तो भारत देख लो, देखो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ये कब सेटअप हुआ था बेटे? 1993 में। और इसका जो अध्यक्ष होता है बेटे, द चेयरमैन ऑफ NHRC कौन होता है बेटे? या तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर्ड या अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या तो एक हो या 33। क्लियर? तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होगा बेटे? या तो रिटायर्ड CGI या रिटायर्ड अदर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कोई भी। एक्सपीरियंस के आधार पर उसको
जो रिसेंटली नहीं, जो एक्सपीरियंस जिसका, अब हर व्यक्ति थोड़ी ले लेंगे। तो जैसे अभी को रिटायर होने वाले ये यू ले लेंगे, रिटायर होने वाले तो इनको थोड़ी ले लिया जाएगा, ठीक है। और एक होता है बेटे एनजीटी, देखो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोर्ड, एनजीटी क्या होता है? एनजीटी एनजीटी हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट जो होता है। एनजीटी की फाउंडेशन हुई थी 2010 में। एक वो है रविशंकर, सुना ना? रविशंकर नहीं सुना? श्री आर्ट ऑफ लिविंग सुना ना? आर्ट ऑफ लिविंग। तो आर्ट ऑफ लिविंग का एक फंक्शन हुआ था दिल्ली में, तो उन्होंने बहुत सारा कूड़ा यमुना नदी के किनारे फैला दिया। तो एनजीटी ने उस पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, 1 करोड़ रुपए का फाइन। तो एनजीटी क्या, जितने भी एनवायरमेंट संबंधी डिस्प्यूट है उन सबका जो केस है वो कहां चलेगा? एनजीटी में चलेगा। तो एनजीटी जो है कब बना था? 2010 में। जैसे एनजीटी ने क्या कर दिया? पॉलीथीन बैन कर दिया, या हमारे नियर अबाउट में कोई ऐसी फैक्ट्री थी जिससे बहुत ज्यादा क्या हो रहा था? पोल्यूशन हो रहा था, उसे क्या कर दिया? एनजीटी ने बैन। एनजीटी अब तो समझ आया? तो एनजीटी का सबसे पहले लिखो बेटे हेडक्वार्टर कहां पर है? नई दिल्ली। अब देखो यहां से प्रश्न कैसा आता है, इसी को स्टेटमेंट के रूप में। एनजीटी की स्थापना था, फाउंडेशन ऑफ एनजीटी कब हुई थी? 2010 में, पहला पॉइंट। एनजीटी का हेडक्वार्टर कहां है? नई दिल्ली, क्लियर। और नेक्स्ट बेटे एनजीटी क्या बेटे? कुछ बेंच है, कितनी बेंच है एनजीटी की? 4 बेंच है। पुणे, एक तो पुणे, एक भोपाल, पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता। पुणे, भोपाल, चेन्नई और कोलकाता, ये 4 हैं। अब मुकदमे तो समझ आया कौन से मुकदमे चलेंगे इसमें? एनवायरमेंट संबंधी कोई भी डिस्प्यूट है, या कोई भी फॉरेस्ट वाला है, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वगैरह, वो सब कहाँ? यहीं पर है। अब प्रश्न ये पूछता है कि इसका अध्यक्ष कौन होगा? द चेयरमैन ऑफ एनजीटी। तो एनजीटी का चेयरमैन होगा बेटे सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज। रिटायर्ड जज। तो दोनों में क्या डिफरेंस रहा? एनएचआरसी और एनजीटी। हाँ, वहां सीबीआई भी हो सकता है और अदर जज और सुप्रीम कोर्ट भी हो सकता है, और यहाँ कंपलसरी क्या है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अदर जज। क्लियर? देखो एनजीटी वाला ठीक है। एनएचआरसी कब बना था? एनजीटी कब बना था? ये क्लियर? ठीक है, कोई डाउट इसमें? तो सुप्रीम कोर्ट के पहले जज कौन बने थे? हीरालाल देवनानी। अब कौन से नंबर के? 49 नंबर। सुप्रीम कोर्ट की पावर सारी लिख ली थी। 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई मुकदमा हो, उसका सुनवाई कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को क्या है? एडवाइजरी जुडिक्शन। अब एक प्रश्न पूछो सुप्रीम कोर्ट से। अब तो पूछो प्रश्न नहीं, या हाई कोर्ट पढ़ाऊं? बताओ, क्वेश्चन पूछूं? एक फादर ऑफ पीआईएल बता दिया था आपको, क्या किसे कहते हैं? पीएनडब्ल्यू। सबसे
सबसे पहले PIL किस केस में एक्सेप्ट किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। PIL को सबसे पहले कौन सा मतलब किस केस में सबसे पहले PIL डाली गई थी? मैं ऑप्शन देता हूँ, चलो आपको। नहीं, ये तो है ही नहीं, ये तो ऑप्शन में नहीं है भैया। ना PN भगवती है, ठीक है, ना ही जो सबसे मेन केस कौन सा है केशवानंद भारती, वो भी नहीं है। पहला है बेटे SC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। लिख लो 4 ऑप्शन, तब अच्छा रहेगा। PIL को सबसे पहले एक्सेप्ट किया गया था। PIL एक्सेप्ट इन द केस ऑफ, पहला बेटे MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा कितना बेटे, क्या बोला? SP या MP मेहता बोला ना? SP मेहता, नहीं, MP मेहता, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, MP मेहता अगेंस्ट यूनियन ऑफ इंडिया। दूसरा SP गुप्ता, तीसरा हुसैन आरा, तीसरा था हुसैन आरा खातून, हुसैन आरा खातून अगेंस्ट, अब बताओ, स्टेट ऑफ बिहार या स्टेट ऑफ यूपी? हाँ, वेरी गुड। देख लो, हुसैन आरा खातून अगेंस्ट स्टेट ऑफ बिहार। इस केस में पहली बार क्या डाला गया था? PIL। हुसैन आरा खातून बेटा, ये तो मुझे भी पता। बिल्कुल, जेल में बंद कैदियों को पड़ता है। फिर कहता बेटे एक प्रश्न हो रहा है PIL से, देखो बेटे, PIL इज रिलेटिव टू, जनहित में याचिका का संबंध किससे है? PIL is related to public interest litigation is related to, पहला ऑप्शन बेटे जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू हिंदी में न्यायिक समीक्षा, रिव्यू करना, यही है PIL, जुडिशियल रिव्यू है। चलो मैं बताता हूं, मैं तुम्हें अभी अपने आसान शब्दों में बताता हूं। PIL वो है जो ना अलग पूछ रहा हूं। PIL मतलब कि ऑप्शन बोलूं, थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। तो न्यायपालिका, जुडिशरी जो है वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर को कहता है कि आप अपना कार्य सही से करें। न्यायपालिका क्या कर रहा है? इंटरफेयर कर रहा है किसमें? किसमें? एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में, कि आप अपना कार्य सही से करें। उसको संविधान में क्या नया रूप दिया गया है? पहला तो क्या गया है? जुडिशियल रिव्यू। दूसरा लिखो बेटे जुडिशियल एक्टिविज्म, ये है बेटे जुडिशियल एक्टिविज्म। तीसरा था तीनों, दोनों मतलब, और चौथा दोनों में से कोई नहीं। इसे कहते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म कहते हैं। न्यायिक सक्रियता बेटे, न्यायिक सक्रियता PIL इसी का ही पार्ट है। तो PIL तभी तो कह रहा है कि जज साहब जो आपने फैसला दिया है वो सही नहीं था। पूरा दोबारा से केस रीओपन नहीं होता, वो जोली LLB। जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट PIL है, और जुडिशियल एक्टिविज्म क्या कहता है? जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में क्या कर सकता है? इंटरफेयर कर सकता है।
पीआई से क्या जरूरत है? पीआई उसी का तो पार्ट है, जुडिशियल एक्टिविज्म का एक पार्ट पीआई है, उसका एक भाग है। ठीक है, जैसे अभी भी पूछे थे धर्म, रिलीजन और सेक्ट, फंडामेंटल ड्यूटी और फंडामेंटल राइट अलग अलग है या एक दूसरे के पूरक हैं? फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटी, राइट्स के बगैर ड्यूटी बेकार है ना। ड्यूटी, कोई एक ड्यूटी बताना अपनी फंडामेंटल ड्यूटी। राष्ट्र की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना। कौन सी राष्ट्र की संपत्ति? रेलवे। लेकिन अभी तो खूब तोड़ रहे थे उसे जब वो अग्निपथ योजना आई थी। और बताओ, और कोई? हाँ, वो तो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी ना, बस हो गया, स्कूल हो गया, सरकारी कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाए। और बताओ कुछ सही सा फंडामेंटल। हाँ गुड, कैसे बढ़ाओगे भाईचारा? नहीं, ये नहीं है भाईचारा, ये नहीं है भाईचारा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये है भाईचारा। अच्छा, पी के मूवी हो गया ये? अच्छा चलो, और कोई और मतलब जो मेन एक पूछना चाह रहा हूं उसी पे नहीं आ रहे। और राष्ट्रगान का सम्मान करना है। मैं तो अपने घर बैठा हूं, नहीं उठ रहा। मैं तो अभी जब कल परसों मैच आ रहा था, ड्यूटी है, सम्मान करें ना करें उसका मतलब यहां पर राष्ट्रगान चल रहा है और मास्टर जी ऐसे बैठे नहीं, ये तो अपमान है। ये तो सबको पता है, कुछ जो मैं पूछ रहा हूं वो बताओ यार। संविधान का पालन। और तुम तो सारे मूक दर्शक बने बैठे हो और तुम्हारी वजह से ही पूछ रहा हूं, तुम्हारे लिए ये महिलाओं के लिए है, वो अलग से एक लाइन जोड़ी गई उसमें। ऐसी प्रथाओं का विरोध करना है जो महिलाओं के सम्मान के क्या हो, विरुद्ध हो, जैसे ब्यूटी पार्लर। नहीं है ये सम्मान में, सम्मान के विरुद्ध है। कौन सी प्रथाएं हैं? जैसे सबसे मेन चीज क्या था? एक सती, दूसरा चाइल्ड मैरिज और तीसरा विडो रीमैरिज होना चाहिए। विडो रीमैरिज, तो विडो रीमैरिज है, कौन सा एक्ट था वो? विडो रीमैरिज एक्ट आया था 1857 से एक साल पहले, ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में आया था। ये फंडामेंटल ड्यूटी है। तो महिलाओं का सम्मान करना है और उनके सम्मान के जो विरुद्ध कस्टम्स हैं उनका क्या करना है, अपोज करना है। तो वो जो कस्टम थी वो सती प्रथा, इसने शुरू करा सती प्रथा को सबसे पहले। सती प्रथा का पहला एविडेंस कहां से मिलता है? सती प्रथा का पहला एक इंस्क्रिप्शन है गुप्तों के समय, एरन एडिक्ट था। एरन एडिक्ट सबसे पहले सती का, भानुगुप्त की जो पत्नी थी, किस पुर्तगाली ने सती प्रथा को एबोलिश किया था? अल्बुकर्क ने किया था। किस दिल्ली सल्तनत के सुल्तान ने सती को एबोलिश करा था? मुगल्स कौन था? अब एक अंग्रेज कौन था? औरंगजेब सती, अरे अकबर। और अंग्रेज कौन था? गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। कब? 1829। जोहर क्या होता है? जोहर, दोनों सेम ही है। सती का दूसरा रूप जोहर है।
राजपूत स्त्रियां अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर इसमें अग्निकुंड में कूद जाती थी, बोला सती। सहगमन कौन है? सहगमन सती प्रथा। और जौहर में ये था, सती में स्त्री को जबरन, जौहर में जबरन नहीं, वो उसकी अपनी इच्छा से, वो अपनी इच्छा से। एक मूवी नहीं थी पद्मावत, जो थी पद्मावती, ठीक है। अब सती सुसाइड है, सुसाइड बोलते हैं इसे, सुसाइड। जैनिज्म में आपने एंशिएंट इंडिया पढ़ा है? प्राचीन भारत में मौर्य डायनेस्टी थी और मौर्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने भूखा और प्यासा रहकर श्रवण बेलगोला में, कर्नाटका में चंद्रगिरी पर्वत पर अपने प्राण त्याग दिए थे। उसे कहते हैं संलेखना, और उसी का नाम था संथारा। तो राजस्थान के जो जैनी थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में डाली थी कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो, इसे इच्छा मृत्यु है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इच्छा मृत्यु नहीं है, सुसाइड। अगर कोई स्त्री ऐसा करता हुआ, स्त्री जो करती हुई पाई जाती है, वो सुसाइड है। अरे नहीं बेटे, जीवन दिया, हस्बैंड दिए तो क्या हुआ? आप और तो हैं। अरे नहीं, ये तो बेटा ऐसा सोचा है मत, गलत है बेटे, ऐसा नहीं। ये प्रथा तो खत्म होगी, ये तो सुसाइड है। अगर आप करें तो सुसाइड, अगर आपने सुसाइड कर लिया तो मर गए, अगर आप सुसाइड करते हो पकड़े गए तो आपको सजा है। अब जले, ऊपर से सजा और ली, ठीक है, और ऊपर से बदनामी हो रही, बोले जल रहे थे। जो मेनली जैनियों में था ऐसा, हमारे हिंदू धर्म में तो कुछ था ही नहीं। तो वो समाधि लेने का मतलब क्या है? भूखा प्यासा। भाई आदमी समाधि बोला, समाधि बैठ गए, क्या है? बोला कहते नहीं घर में समाधि ले ली इसने, बोला भूखा प्यासा। तो वो तो अपने आप को क्षति पहुंचा रहे हो आप। समाधि अलग चीज होगी, समाधि में मतलब बैठ जाओ। तो समाधि मतलब क्या? भूखा प्यासा। तो भूखा प्यासा क्या? अब तो बनेगा ही। जैसे एक बोर्ड इसका जूलॉजी का क्वेश्चन है, जो कॉकरोच होता है, कॉकरोच की गर्दन कटने के 9 डेज तक बाद वो जीवित रहता है, लेकिन फिर मर जाता है क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलता। कॉकरोच जो है 9 दिन तक जीवित रहता है। क्या हुआ बेटा? चलो, तो ये जुडिशियल एक्टिविजन समझ आया? समझ आया बेटे? तो जुडिशियल एक्टिविजन में क्या है? जबकि सुनो, यहां एक आर्टिकल का और उल्लंघन है। आर्टिकल 50 में कहा गया ना कि कार्यपालिका का न्यायपालिका से अलग होना, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव क्या है? अलग है। तो यहाँ पर जुडिशरी क्या है? एग्जीक्यूटिव को कार्य करने के लिए कहती है कि तुम अपना कार्य सही से करो, और जबकि हमारी जुडिशरी क्या है? इंडिपेंडेंट है, वो किसी का इंटरफेयर पसंद नहीं है, लेकिन वो इंटरफेयर कर रही है। ठीक है, अब तो समझ आया? PIL, इस मेन क्वेश्चन का समझाने का पर्पज ये था, PIL और जुडिशियल एक्टिविज्म। तो PIL किसका पार्ट है? जुडिशियल एक्टिविज्म का पार्ट है, न्यायिक सक्रियता। तो न्यायिक सक्रियता मतलब न्यायपालिका कह सकती है कि आप अपना कार्य सही से नहीं कर रहे, इंटरफेयर कर सकते। क्लियर बेटा? एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, कौन? नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे हाई कोर्ट का जज हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज हो, किसी का भी टेन्योर नहीं होता। सिर्फ क्या है वहां पर? एज है।
ऐसे देता हो कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल 5 साल या एज 65 वर्ष या बोथ या नन ऑफ दीज? सिर्फ एज 5 साल नहीं है यहाँ पर, सिर्फ सुप्रीम, हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी है, कैग, यूपीएससी का चेयरमैन, इलेक्शन कमीशनर, इनके साथ कंडीशन है या तो 6 साल या 65 एज। यहाँ भी था एनएचआरसी में, मानव अधिकार आयोग में भी था 5 साल या 70 साल एज, इस तरीके से। तो सुप्रीम कोर्ट का जज, हाई कोर्ट का जज और डिस्ट्रिक्ट जज, इसके लिए कोई भी कार्यकाल निश्चित नहीं है, सिर्फ क्या है? एज। क्या है? एज। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ कुछ जब हाई कोर्ट में है, हाई कोर्ट में क्या होता है, मैंने बताया था, सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज होता था, लास्ट क्लास में बताया था। एडहॉक जज बताओ किस आर्टिकल में था? 127 में। एडहॉक जज को अपॉइंट कौन करता था? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कब? जब कोरम में जजों की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए। तो हाई कोर्ट में कभी भी एडहॉक जज नहीं होते, क्या होते हैं? एडिशनल जज होते हैं। जब कार्य बढ़ गया हाई कोर्ट का, तब क्या करेगा वो? एडिशनल अपॉइंट करेगा राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। अभी अपने हाई कोर्ट में पढ़ाना, अभी हाई कोर्ट में आएगा, ठीक है। अब एक प्रश्न और लिखो सुप्रीम कोर्ट से। सती प्रथा, एरन एडिक्ट 510 एडी में था। एरन एडिक्ट 510 में। चलो एक प्रश्न और बताओ हिस्ट्री में, पूछूं? हिस्ट्री तो पढ़ ली होगी, पढ़ रहे होगी। मॉडर्न पढ़ रहे हो कि मेडाइवल? मॉडर्न पढ़ रहे हो। चलो भारत आने वाला पहला जहाज कौन सा था? रेड ड्रैगन था या हेक्टर था? फिर रेड ड्रैगन क्या था? रेड ड्रैगन ही था। फिर हेक्टर कौन था? और जो वास्को डी गामा आया था वो एक रास्ते से आया था, कैप ऑफ गुड होप। कहाँ है ये? साउथ अफ्रीका। ये तो रट्टा मारा था। बिल्कुल। पहला पुर्तगाली तो सबको पता है। सेकंड पुर्तगाली कौन था? बिल्कुल सही हो। तो वास्को डी गामा दोबारा आया था 1502 में। तो वास्को दूसरा पुर्तगाली कौन आया था? एल्वरेज कैब्रल आया था। एल्वरेज कैब्रल। और ये सारे ईस्ट इंडिया क्यों है? इनको सभी को ईस्ट इंडिया कंपनी नाम को दिया गया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, या जीएमटी के अकॉर्डिंग ईस्ट में। तो फिर ईस्ट तो हमारा वो पहले से तो ये पता था कि ये ईस्ट में पड़ता है, इसलिए ईस्ट नाम दिया गया। चलो बेटे एक प्रश्न और था कि सुप्रीम कोर्ट को कौन सी पावर है? सुप्रीम कोर्ट को, ये तो पढ़ रखा है, हो जाएगा हमसे। सुप्रीम कोर्ट को कौन सी पावर है? पहला ओरिजिनल जुडिक्शन, मूल सिद्ध अधिकार। दूसरा एडवाइजरी, तीसरा एपीलेट, और चौथा ये सभी है ना। अपील भी है, ओरिजिनल भी है, और क्या बेटे? एडवाइजरी भी है। भारत में न्यायपालिका के कितने लेवल हैं? कितने लेवल है बेटे? भारत में न्यायपालिका के कितने स्तर हैं? 3, 5, 7, 5 है। तीन तो हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तीन। वो अलग है।
3 तो है मेन, लोकल में तो काफी सारे हो गए, न्याय पंचायत हो गई। ठीक है, चलो अब लिखो बेटे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट अब देखो इसमें मैं बताता हूँ आपको थोड़ा अलग से क्या पढ़ना है। ये तो बाकी सारा, इसमें थोड़ा सा आपको अलग से क्या पढ़ना है, जो सुप्रीम कोर्ट की पावर है ना। अरे सुनो, थोड़ा सा सुनाई नहीं, अरे बहुत तेज आवाज है। सुप्रीम कोर्ट की अलग से अगर किसी को पढ़ना, थोड़ा बस पावर को अलग से पढ़ लेना अच्छे से। जो पावर्स हैं ये एपीलेट, एडवाइजरी और ओरिजिनल जुडिक्शन। अपील में कौन कौन सी अपील है, इन्हें थोड़ा सा अभी नहीं पढ़ना है, जब एग्जाम आए। अभी आपको एक स्ट्रक्चर पता लग गया, अभी थोड़ा रीडिंग करके और एग्जाम टाइम पर पढ़नी है चीजें जो, या अब इनके नोट्स बना के रख लेने हैं, नोट्स बना के, और फिर एग्जाम टाइम पर उसे रिवाइज अच्छे से। पीसीएस का किसी ने इंटरव्यू दिया था तुम में से? पीसीएस का इंटरव्यू किसी का था? मेंस किसी का मेंस नहीं है, फ्री भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है सब देने से ही होगा, बैठे बैठे थोड़ी होगा। दोगे क्यों नहीं दोगे, अब की बार देना अच्छे से और निकालना है। सिर्फ एग्जाम नहीं देना, एग्जाम पास करना है, ठीक है। 1997 से और 2002 तक का दौर था, सचिन तेंदुलकर का नाम तो सुना होगा। तो बहुत बुरा दौर था उनका। तो यहाँ तैयारी और अवसर की बात चल रही है। हर तैयारी क्या मांगती है, एक अवसर मांगती है, और वो अवसर होता है उस तैयारी को दिखाने का मौका, इसे कहते हैं। और वो मौका ऐसा होना चाहिए कि वो लास्ट मौका हो, उसके बाद कोई जरूरत ही ना पड़े। तो उन्होंने पूरे 5 साल तैयारी करी थी, रात के 12 बजे से सुबह के 5 बजे तक प्रैक्टिस, सिर्फ आना और जाना बस। सानिया नेहवाल का नाम सुना है? सानिया नेहवाल ने अपनी पहली पार्टी जब अटेंड करी थी, जब उसने सिंगापुर ओपन जीत लिया था, लगातार 11 साल कोई पार्टी अटेंड नहीं करी थी उसने, कोई भी पार्टी नहीं, सिर्फ प्रैक्टिस करना और अपने घर आना, बस यही प्रैक्टिस और घर। ऐसी तेंदुलकर ने पूरे 5 साल लगातार क्या करी थी, प्रैक्टिस। और 2003 में आने के बाद फिर दोबारा से बहुत बढ़िया तरीके से की। तो उन्होंने कहा था कि जो तैयारी है ना, वो ऐसी होनी चाहिए कि अवसर मिलते ही उस तैयारी का भरपूर फायदा होना चाहिए। तो रात दिन पढ़ो, 24 घंटे को 28 घंटे बनाओ, लेकिन एग्जाम पास करना है अब की बार, ऐसा दिन चाहे कुछ भी हो जाए, एग्जाम पास करना। जितनी मेहनत करो, पूरी रात पढ़ो, दिन पढ़ो, क्या दिक्कत है। अरे सोते हुए तो आए थे, 20 साल पहले सोई तो रहे थे, अभी तो जागे हो। जब मोदी जी 3-3, 4-4 घंटे सो सकते हैं, तुम नहीं सो सकते एग्जाम पास करने के लिए। और एक बार नौकरी लगी फिर कोई दिक्कत, फिर कोई दिक्कत थोड़ी है, क्या है। जोर से बोलो भाई, तैयारी कैसे करेंगे? काम की, अरे काम मैनेज थोड़ा सा करो, थोड़ा घर वालों को भी दिखाओ। हाँ, घर वाले भी तभी सपोर्ट करेंगे जब कोई आप एग्जाम पास करोगे। और ये बात लड़कियों के लिए बिल्कुल शर्त के साथ लागू है कि तेरे लिए बस 2 साल हैं, फिर तेरी शादी कर दी जाएगी। और लड़कों के लिए कोई दिक्कत नहीं, बोला तू पढ़। चलो बेटे, हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट के बारे में कुछ लिखा था, लिखा था हाई कोर्ट बेटे लिखो। सबसे पहले किस पार्ट में आता है? पार्ट 6। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा भाग
मिनी कॉन्स्टिट्यूशन तो वो तो 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, वो तो संविधान संशोधन है। मैं तो पार्ट पूछ रहा हूँ, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा पार्ट और आर्टिकल, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा आर्टिकल, भाग 5 तो सबसे बड़ा आर्टिकल, अरे 243 है, 243 ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, फिर जेड जी, फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी आ गई, वो भी जेड एस तक हो गया। सबसे बड़ा आर्टिकल कौन सा है? 243 में। नहीं, मैं तो थोड़ा बता, ये नहीं आया, ये तो पार्ट 5 के अंदर से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सबसे पहले पार्ट 6 में आर्टिकल कहां से कहां तक बेटे? 214 से लेकर 231 तक, 214 से लेकर 231 तक क्या है हमारा हाई कोर्ट। हमारा हाई कोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है। यूपीपीसीएस में यही प्रश्न आया था कि उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट पहले किसको बनाया गया था? जो इलाहाबाद है, ये हाई कोर्ट कब ट्रांसफर हुआ था? इलाहाबाद उस समय कहां था? आगरा उसमें आता था, प्रांत में अलग था। जो पहला था सुप्रीम कोर्ट, वो आगरा, सॉरी हाई कोर्ट कहां था बेटे? आगरा प्रोविंसेस में आता था। फिर इलाहाबाद को अलग से ट्रांसफर कर दिया था। जैसे गोवा, दमन और दीव थे, गोवा दमन दीव किसके कब्जे में थे? पुर्तगालियों में। 1961 में पुर्तगालियों से छुड़ा लिया गया और संविधान में एक संशोधन आया, 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962, और गोवा और दमन और दीव को क्या बना दिया? एक यूनियन टेरिटरी बना दिया। 1987 में गोवा को क्या बना दिया है? कंप्लीट स्टेट, 25वां राज्य, और दमन और दीव क्या रहेगी? यूनियन टेरिटरी। तो पहले आगरा में था, फिर कहां हो गया था? इलाहाबाद। तो प्रश्न ये था कि इलाहाबाद जो था ये कब बना था हाई कोर्ट? सबसे पहले 3 हाई कोर्ट बने थे, देख लो, ये तो बता दिए थे ना, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। 1862 कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और इनके साथ एक कंडीशन और है, यही हाई कोर्ट ऐसे हैं जिसमें सिविल केस जो है डायरेक्ट लाए जा सकते हैं। 3 हाई कोर्ट हमारे ऐसे हैं जिनमें सिविल मुकदमे डायरेक्ट लाए जा सकते हैं, ना कि बगैर किसके? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, डायरेक्ट। जैसे वो नहीं था, 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच कोई मुकदमा हो, उसकी डायरेक्ट सुनवाई कहां पर होगी? सुप्रीम कोर्ट होगी। तो ये बगैर अपील के मुकदमे हैं। तो सिविल मुकदमा जो है वो 3 हाई कोर्ट क्या है? डायरेक्ट ला सकते। कौन कौन सा? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है? हमारा। कब बनाता है? 1866 में, इलाहाबाद। बाई आर्टिकल 32 PIL डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट एंड बाई आर्टिकल 226 हाई कोर्ट। इस तरीके, ठीक है। यह हम डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट हाई कोर्ट किस आर्टिकल के द्वारा जा सकते हैं? 226 के द्वारा, फंडामेंटल राइट और लीगल राइट में, और 32 में क्या सिर्फ फंडामेंटल राइट। तो इसे इस तरीके से लिखो, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इलाहाबाद हाई कोर्ट 11 जून 1866 को बना था बेटे। कहां पर था? तब आगरा में, 11 जून 1866। तब इलाहाबाद कहां था बेटे? आगरा, आगरा प्रोविंस। और फिर 1869 में क्या कर दिया गया बेटे? इसे इलाहाबाद ट्रांसफर कर दिया गया 1869 में। हाँ बेटे,
ठीक है, इस तरीके से था। अगर प्रश्न आता है ऐसा तो, वरना अगर डायरेक्ट आता है ना कि जो उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट या इलाहाबाद हाईकोर्ट कब बना था 1866, ये मैं बता रहा हूँ किसके लिए, यूपी पीसीएस के लिए। अगर पीसीएस में ऐसा प्रश्न आता है तो नहीं, आगरा प्रांत में था, आगरा प्रोविंस में, ये अंग्रेजों के समय की बात थी ना। ठीक है, क्लियर। तो कितने हाईकोर्ट बने थे पहले? 3। चौथा कौन सा बना था? इलाहाबाद। कौन सा था? इलाहाबाद। 3 जनरली मेरवाड़ी। ठीक है, कितने हाईकोर्ट है हमारे एट प्रेजेंट? 25 हाईकोर्ट हैं। कितने बेटे? 25। 25वां कौन सा बना था? अमरावती हाईकोर्ट बना था। कब बना था ये? कब बेटे? 2019 में अमरावती हाईकोर्ट। अब यू, हाँ बेटे 2019 को 1 जनवरी 2000 अमरावती जो था आंध्र प्रदेश का आया। तो पहले कितने हाईकोर्ट थे हमारे? 21 से कितने बने? 24 कौन कौन से बने थे? 3। देख लो 2013 में 3 हाईकोर्ट बने थे, मणिपुर, त्रिपुरा और तेलंगाना। नहीं, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय बने थे कब बेटे? 2013 में। एक प्रश्न लिखो, मैच द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन लिखो बेटे, मैच द फॉलोइंग। एक तरफ स्टेट और एक तरफ उसका हाई कोर्ट। एक तरफ क्या बेटे? राज्य और एक तरफ क्या? हाई कोर्ट। सबसे पहले बेटे उड़ीसा। उड़ीसा हाईकोर्ट में लिखो बेटे, कहाँ है उड़ीसा का हाईकोर्ट? कटक या भुवनेश्वर? भुवनेश्वर, कटक, कटक, राजस्थान, राजस्थान का हाईकोर्ट। और बेंच कहां पर है? राजस्थान कैपिटल तो जयपुर है, तो जयपुर में नहीं होंगे हाईकोर्ट। किसी भी राज्य की कैपिटल में हाईकोर्ट हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते, नहीं भी हो सकते, ऐसा कुछ कंफर्मेशन नहीं। तो जयपुर जो है ये क्या है? जयपुर क्या है? उसकी एक बेंच है। और हाईकोर्ट का बेटे जोधपुर। और तीसरा बेटे मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा गलती होती है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट क्या है? जबलपुर। और सिर्फ यही एक ऐसा हाईकोर्ट इसकी 2 बेंच है। यही एकमात्र ऐसा हाईकोर्ट है जिसकी 2 बेंच है, एक इंदौर और एक ग्वालियर। और छत्तीसगढ़ कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमारी बेंच नहीं है, लखनऊ। एक तो बेटे हाईकोर्ट तो क्या है मध्य प्रदेश का? जबलपुर। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहां पर है बेटे? इंदौर और ग्वालियर। अब एक मांग भी कर रहे कि उत्तर प्रदेश में एक नई बेंच मेरठ होनी चाहिए, तो इसका क्राइम पर एक पॉजिटिव इफेक्ट है, निगेटिव बताओ? पॉजिटिव है। मेरठ में एक संवैधानिक बेंच बनने से क्राइम रेट बढ़ेगा घटेगा? बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? अब जाना कहां पड़ता है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद से क्या होती है? जमानत। और जब जमानत प्राप्त हो जाएगी यही हाई कोर्ट से, तो रेट ऑफ क्राइम क्या करेगा? बढ़ेगा। है तो लेकिन एक पॉजिटिव फैक्ट भी है।
जो रोजगार क्या मिलेगा, लोगों को रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो हर चीज के क्या है, सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव। और जो यहाँ के वकील हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि यहाँ बेंच बने, ये भी एक पॉजिटिव बात है। क्यों? क्योंकि जो काम 500 का 5000 में हो रहा है वो वापस 500 में क्यों कराए, ये भी तो है। ठीक है, तो ये आगे चलने की कहा मेरे समय क्या है, बैंक चुप मांग वकीली करने बेटे। अरे वो नहीं, अन्ना हजारे ने जब करप्शन के अगेंस्ट लोकपाल बिल आया था ना, पहले सुना लोकपाल बिल? लोकपाल नहीं पता? लोकपाल पूरे भारत में करप्शन की जांच करने के लिए क्या होता है, लोकपाल होता है। वो लोकपाल अभी बने थे, पहले लोकपाल कौन बने, पिनाकी चंद्र घोष। तो इसके लिए प्रोटेस्ट हुआ था, अन्ना हजारे, अरविंद केजरीवाल, तभी से तो जमका है अरविंद केजरीवाल और ये मनीष सिसोदिया और अन्ना हजारे और किरण बेदी, इन सब लोगों ने क्या करा था, लोकपाल बिल के लिए क्या करे थे, प्रोटेस्ट। तो उसमें था कोई व्यक्ति भ्रष्टाचार नहीं करेगा, घूस नहीं देगा। तो बहुत सारे लोग दिन में क्या लेते थे, रिश्वत, और शाम को प्रोटेस्ट। बोला नहीं, बिल्कुल क्या है, घूस नहीं लेनी। ठीक है, तो ऐसा ही तो था। अब ईडी जो है, जब कांग्रेस के समय की बात थी, वो पावर किसको दी, सीबीआई को दी। अब किसको दे दी, ईडी को दे दी। ये तो बेटे चक्रीय प्रक्रम है, पहले कांग्रेस वालों ने सताया था। चलो क्या लिख रहे थे, ऐसा बोलो भी। और एक बेटे छत्तीसगढ़ का हाईकोर्ट कहाँ बेटे, बिलासपुर, जबकि छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है। तो एक प्रश्न ऐसा आता, उसमें बेंच पूछता है वो, तो बेंच तो पता लगी है। बेंच बेटे 1 to 5 अभी नहीं बताया था, संवैधानिक बेंच किसे कहते हैं, जिसमें कम से कम 5 जज हों और अधिकतम कितने भी हो। तो 5 जजों की एक बेंच होगी, उसमें क्या होगी, सुनवाई। तो हम इलाहाबाद नहीं गए, मेरठ में ही क्या है, हमारी क्या हो रही है, सुनवाई। फ्रेंचाइजी होती है, हेड ऑफिस अलग होता है। तो फ्रेंचाइजी यहीं पर है, आप अपने मोबाइल का बिल यहीं पर जमा करें। वो जो आता है, किसका आता है वो बिल वगैरह देता है, प्रीपेड पोस्टपेड का। ठीक है, तो बिल जमा करने के लिए। अब एक होता है हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस कहाँ पर हो गया, वो इलाहाबाद। इस तरीके सबसे पहले कौन सा हाईकोर्ट बना था, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में डायरेक्ट जा सकते हैं हम, सिविल मामलों में क्या डायरेक्ट डाल सकते हैं। कहाँ पर, सिर्फ यही 3 ऐसे दो हैं जो हाईकोर्ट। और सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है, हमारा 160 जज हैं हमारे हाईकोर्ट इलाहाबाद। क्योंकि सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, हमारी तो है। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है, हमारी। अगर उत्तर प्रदेश को एक अलग देश बना दिया जाए तो 5वीं पॉपुलेशन पे हमें कितने, 5वीं। पहला चाइना, दूसरा इंडिया, तीसरा यूएसए, चौथा इंडोनेशिया और 5वां यूके। कितनी पॉपुलेशन है। तभी तो जुडिशरी ये भी तो कहती है कि न्याय जो है जल्दी से तो मिल पाता, कि जज तो क्या है, कम है, और केस क्या है, बहुत सारे। ऐसे लगी पड़ती है, तो तारीख मिल रही है। चलो बेटे, दिल्ली एक ऐसा यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट है। दिल्ली एक ऐसा यूटी है जिसका बेटे क्या, अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट है। और दिल्ली हाई कोर्ट का बना था बेटे 1966 में। और फिर संविधान में एक संशोधन आया बेटे
7वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये तो बताया था, आई थिंक मुझे याद है, तब तुम्हारी अलग अलग क्लास हुई थी। तो 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा ये कहा गया एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2002 से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। 2002 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, या स्टेट और यूटी के लिए भी। और ये प्रोविजन कब ऐड किया गया? 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 और आर्टिकल 231 231 में। आर्टिकल 231, तो आर्टिकल 231 में क्या था बेटे? 2002 से अधिक राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसमें ज्यादातर प्रश्न कैसा आता है? मैच द फॉलोइंग, एक तरफ आर्टिकल और एक तरफ क्या दे दिए? आर्टिकल के बारे में। तो आर्टिकल 231 में क्या है? कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट्स। और संविधान संशोधन, लेकिन अभी जम्मू कश्मीर का अपना हाई कोर्ट है, लद्दाख का भी अपना अलग है। लद्दाख का हाई कोर्ट दोनों का एक है। कितने जिले आते हैं लद्दाख में? दो जिले लद्दाख में। तो अब सिर्फ एक ही ऐसा यूटी है जिसका क्या अपना इंडिविजुअल हाई कोर्ट है, बाकी सबके कहाँ है? मर्ज। इन्हें लिखना है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का नाम पंजाब हरियाणा है, और है कहां पर वो? चंडीगढ़ में। हाई कोर्ट का नाम क्या है? पंजाब हरियाणा। दमन दीव, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र और गोवा, इनका एक हाई कोर्ट। कौन सा बेटे? गोवा। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट किसके साथ? केरला के साथ। पुदुचेरी का हाई कोर्ट मद्रास। अंडमान निकोबार कोलकाता। और अब जम्मू कश्मीर और कौन से बेटे? लद्दाख, इनका क्या हो गया? कॉमन हाई कोर्ट। क्लियर? और कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनके हाई कोर्ट उनकी कैपिटल में नहीं है? 8। ये तो बताया था नहीं, लिख रखा सभी ने या लिखाऊं? लिख रखा सभी ने? किस किसने नहीं लिखा? जिनके हाई कोर्ट उनकी कैपिटल में नहीं है। विरोधी तो एक ही बहुत है, विरोधी एक ही बहुत है, या तो बहुत सारे हैं। नहीं, बस आज आगे क्लास होगा, कल से रेगुलर क्लास है। अब कल भी है, अब पहले ऐसा था एक ही क्लास थी, अब 2 लगेंगे। अब कोई दिक्कत नहीं, बस आज का काम होता। अब ना ट्रैक पे आ जाएगा, एक ट्रैक पे आना था। पहले था ना, पहला थोड़ी देर भागे फिर रुके। ट्रैक पे मतलब 2 दिन का लगातार लेक्चर हो जाए तो फिर सही रहेगा, फिर वो एक कनेक्टिविटी बन जाती है। आज मिले, 1 हफ्ते बाद मिले, फिर या फिर क्लास हो 3 घंटे की, 3 घंटे की हो। अगर मैं 5:30 से 6:30 तक दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं? सारे काम जाएंगे। मेघराज सर कह रहे थे आपकी मर्जी है, आप टाइम का ड्यूरेशन बढ़ा दो। 1 बजे से शुरू कर दें। नहीं, 1 बजे से 2 बजे तक तो हमारी अपनी वैसी समस्याएं हैं, और 2 बजे के बाद की क्लास सही रहेगा। मेरी अपनी भी क्लास है। नहीं, ये प्रावधान लाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा प्रोविजन की बात की गई है। अब ये ऐड कब किया जाए वो अलग बात, ठीक है। चलो, क्या होता है बेटा? हाँ, जो हाई कोर्ट है, जल्दी लिखो बेटे। सबसे पहले यूपी का क्या बेटे? इलाहाबाद। गुजरात का अहमदाबाद। उत्तराखंड नैनीताल।
दो जगह, शिमला उत्तराखंड में, शिमला कैसे हो जाएगा यार? शिमला तो हिमाचल प्रदेश है बेटे। उत्तराखंड की दो कैपिटल बनाई है, वो कैपिटल है, एक देहरादून, एक गैरसैंण, वो कैपिटल है, एक समर कैपिटल, एक विंटर। आप कंफ्यूज हो गए। उत्तराखंड की क्या थी बेटे? और उड़ीसा का भी बताया था, उड़ीसा का कटक है। राजस्थान, राजस्थान का जोधपुर, राजस्थान जोधपुर। मध्य प्रदेश जबलपुर, मध्य प्रदेश जबलपुर। केरला, केरला का बेटे कोची, कोची नहीं कोची, कौन सा रह गया? और एक छत्तीसगढ़ का बिलासपुर। हाँ बेटा कोची, एर्नाकुलम में कोची शहर है और शहर में एर्नाकुलम, 7 नहीं 8। यूपी का इलाहाबाद, मध्य प्रदेश जबलपुर, राजस्थान जोधपुर, उड़ीसा कटक और गुजरात अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ बिलासपुर और केरला कोची और उत्तराखंड नैनीताल। और बाकी जो सभी राज्य बचे हैं उनके हाईकोर्ट उन्हीं की कैपिटल में, किसमें? उन्हीं की कैपिटल। क्लियर? अब लिखो बेटे आर्टिकल 214। आर्टिकल 214 में क्या लिखा हुआ बेटे? किसके बारे में? हाईकोर्ट के बारे में या हाईकोर्ट की पावर? देखो बेटे हाईकोर्ट 4 स्टेट्स, राज्यों के लिए हाईकोर्ट। आर्टिकल 217, आर्टिकल 217, जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, जज ऑफ हाई कोर्ट अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रश्न बना दिया मैंने क्वेश्चन। हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, राज्यपाल करता है? वेरी गुड। अब किसकी सिफारिश से करेगा ये? लिख लो। एक फर्स्ट लिख लो बेटे, भारत के मुख्य न्यायाधीश द CJI, और सेकंड गवर्नर ऑफ स्टेट। ठीक है, इन दोनों की क्या होगी बेटे? सिफारिश। इन दोनों की सलाह लेनी कंपलसरी है। भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति करेगा। तो क्या इनसे सलाह लेनी जरूरी है? लेकिन अभी तो बात कर रहे थे कोलोजियम की। कोलोजियम, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति कोलोजियम व्यवस्था से होती है, और उस कोलोजियम व्यवस्था को हटा दिया गया था नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा। फिर वापस से क्या आ गया? कोलोजियम व्यवस्था। तो कोलोजियम में कितने जज होने चाहिए यहाँ पर? यहाँ हाई कोर्ट में। क्या हाई कोर्ट में भी वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट की है? यहाँ एक मुख्य न्यायाधीश, 2 अदालत। ठीक है, लेकिन ये ज्यादा है, तो मुख्य न्यायाधीश और गवर्नर की सलाह लेने का से जरूरी है। आर्टिकल 217 दोनों की। अब एक प्रश्न देता है, हाई कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? और नए हाई कोर्ट बनाने का अधिकार किसके पास है? हाई कोर्ट में जजों की संख्या, हाई कोर्ट में जजों की संख्या को जो बढ़ाने का अधिकार है वो किसको दिया गया? राष्ट्रपति। तो जजेस इंक्रीज हाई कोर्ट बाय किसके द्वारा बेटे? प्रेसिडेंट के द्वारा।
हाई कोर्ट में जजों की संख्या को बढ़ाने का अधिकार किसके पास है बेटे? राष्ट्रपति को। मतलब ये राष्ट्रपति की विवेक में छोड़ दिया कि आप जज बढ़ाना चाहेंगे या कम करना चाहेंगे। और नए हाई कोर्ट बनाने का अधिकार जैसे पहले कितने थे? 21 थे, फिर कितने हो गए? 24, अब कितने? 25। तो नए हाई कोर्ट बनाने का अधिकार किसको है? ये किसको बेटे? पार्लियामेंट। सारे राइट जितने भी ऐसे हैं वो सब किसको हैं? संसद को। ठीक है, ये किसमें था बेटे? 217। ठीक है, आज कितना टाइम देते हैं? कोई डाउट यहां तक? एक ही बेटे, सुप्रीम कोर्ट में इसे क्या कहते हैं? मूल क्षेत्राधिकार कहते हैं। और हाई कोर्ट में इसका नाम क्या रख दिया? ये प्राइमरी, प्रारंभिक जो है। ठीक है, कोई डाउट? तो आर्टिकल 392 समझ आया? एक नया प्रश्न बिल्कुल। नहीं, प्रयागराज है तो हाई कोर्ट नहीं, मैं तो इलाहाबाद नाम है। व्यवहारिक भाषा में थोड़ा सा अलग रहता है। अगर ऑफिशियली क्या नाम है? प्रयागराज, प्रयागराज है। ये अकबर ने बनाया था। अकबर ने 3 किले बनाए थे, आगरा फोर्ट, इलाहाबाद फोर्ट और लाहौर फोर्ट, और तभी इसका नाम इलाहाबाद रखा। अल्लाह के बाद आने वाला शहर यही था, इलाहाबाद। आज भी संगम पर जो जाओगे वहां इलाहाबाद फोर्ट बना हुआ है। ठीक है, और जो आगरा का जो किला है उसे कहते हैं आगरे का लाल किला। आगरा फोर्ट जो उसे क्या कहते हैं? आगरे का लाल किला। आगरे का लाल किला और एक दिल्ली का लाल किला है। आगरे में भी लाल किला है। इतनी चीज मुझे रिमेंबर कैसे? मैं संकुश भी पीता हूँ। तुम पढ़ते हो? ईमानदारी से बताना। नहीं, तुम पढ़ते हो, स्टडी करते हो। धीरे धीरे जब पढ़ने लगोगे ना, मुझे बहुत टाइम हो गया पढ़ते पढ़ते, मैं अभी भी पढ़ता हूँ। तो मुझे जब से तुम्हारे संपर्क में तब से थोड़ा सा और, हाँ सच बता रहा हूँ, जब तुम्हारे संपर्क में तब से मतलब मैं पहले वेस्ट, मतलब दोपहर का टाइम सोता था, अब नहीं सो रहा। तो थोड़ा सा तुम्हारे संपर्क में आने में भी थोड़ा सा और, ठीक है ना। आदमी बहुत मक्कार है, आलसी रहता है, बोला अभी कुछ काम नहीं है तो आराम करता है। जब थोड़ा सा नोट पड़ा तब काम करना शुरू करो। तो जब धीरे धीरे पढ़ना शुरू कर दोगे ना, डे बाय डे, तो फिर सारे क्षेत्रों की नॉलेज हो जाएगी। अब आप मुझसे हिस्ट्री ले लो, ज्योग्राफी ले लो, पॉलिटी ले लो, बायो ले लो, केमिस्ट्री, मतलब सब में कुछ भी। और जो मेन पकड़ है ना सबसे बढ़िया, वो हिस्ट्री की है और ज्योग्राफी की। नहीं बेटे, अब एग्जाम देके क्या करूंगा? लोगों ने पढ़ाने के लिए बेटे नौकरी छोड़ दी, लोगों ने पढ़ाने के लिए नौकरी छोड़ दी, तो मैं पढ़ाने के लिए एग्जाम क्यों नहीं छोड़ सकता? किसे? ये गूंगा थोड़ी है, इसे ही बोलना आता है। किसकी? तो ये आके पर्सनली पूछ सकता है, आप इसके वकील क्यों बन गए यार? ठीक है, चलो। अस्पष्टता क्लियर नहीं है, अस्पष्ट। अच्छा, अनटचेबिलिटी, छुआछूत वाला, तुम छोटी जात के, हम बड़ी जात के, कुएं से पानी भरना, मेन मुद्दा था कुएं से पानी भरने का। अनटचेबिलिटी, कोई भी छुआछूत, मतलब एक लोअर क्लास वाला व्यक्ति कुएं से पानी नहीं भर सकता। वो क्या अलग रह के पानी मांगेगा?
हाँ, अब हमारा टाइम खत्म हो गया, कल करें? नहीं बेटा, 3:30 बज गए। नहीं, मैं कल पहले आ जाऊंगा, थोड़ा सभी को बता दूं, अब दूसरे वाले भी तो आने वाले होंगे। कम से कम 10 मिनट का टॉपिक है, अभी 2 मिनट है। सैलरी, इसकी सैलरी का भारतीय संविधान में कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। ना प्रधानमंत्री की सैलरी का उल्लेख है, ना उपराष्ट्रपति की सैलरी का उल्लेख है, ना मुख्यमंत्री की सैलरी का उल्लेख है। नहीं, सैलरी मिलती है, व्यवहारिक अलग चीज है, व्यवहार में है ये व्यवहारिक है, प्रैक्टिकली नहीं। क्या कह रहे हो यार, एक एक बोलो। लक्ष्मीकांत कैसे पढ़े? ऐसे उठा तो पढ़ना शुरू। एनसीईआरटी की बुक लो, बढ़िया वाली, जो 11th 12th या 8th वाली आती है, उसमें दे रखा बहुत अच्छा है एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस। ये तो बाद में इसकी भाषा बड़ी वैसी है, कठिन सी इसकी भाषा। हाँ, कभी भी अरे चुप यार, एकदम से बोलने लगे तुम। कोई भी टॉपिक शुरू करो, कहीं से भी शुरू कर दो, जरूरी है। जैसे आप लोग, एक आपकी पढ़ने की स्थिति गलत है, बोला हम शुरू से पढ़ेंगे भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेके, और फिर बात आर्टिकल जैसे ना, आर्टिकल याद करो, बोले आर्टिकल याद करेंगे, एक से लेकर आर्टिकल कभी याद नहीं होते। जैसे हमने न्यायपालिका लिखा तो न्यायपालिका का अलग पेज बना लो, ये न्यायपालिका के आर्टिकल हो गए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, ऐसे पढ़ो। हाँ, सब है इसमें, क्या नहीं है? अब ये जो तुम पढ़ रहे ना, ये चूहे चटनी है, इन्हें रख रखा है, बुक लो, है गाइड है। हाँ, ये गाइड ही तो है, चूहे चटनी तो होती है, ये मेन कोर्स नहीं है। मेन कोर्स होती है टेक्स्ट बुक। तो आप बुक कहाँ पढ़ रहे हो? ये बुक थोड़ी है। नहीं, बुक आती है हिस्ट्री की, दुनिया भर के राइटर है, बताओ कौन सी बुक लिखी है हिस्ट्री में? पॉलिटी मेरा सब्जेक्ट कहाँ है, मैंने बताया तो सही। इकोनॉमिक्स की तो